बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। जंग के बारे में कोई भी पेशगोई करना बड़ा मुश्किल होता है। अब हालिया जंग की अगर बात करें तो ऐसे लगता है कि एक ऐसे फेज में दाखिल हो गई है जो अब तक का सबसे ज्यादा हौलनाक और खतरनाक फेज है। ईरान इसराइल अमेरिका जंग जब शुरू हुई तो एक दूसरे पर अटैक से शुरू हुई। खलीजी ममालिक को, अरब ममालिक को अपनी लपेट में लिया। उसके बाद अगला फेज हमने ये देखा कि आबना हुर्मुज को बंद किया जाता है। फिर अमेरिका इसके जवाब में ये करता है खारग जो जजीरा है ईरान का, वहां पर बहुत शदीद बमबारी की जाती है। इसको हम दूसरा फेज कह सकते हैं जंग का। अब तीसरा फेज है पेट्रोकेमिकल्स की तंसीबात को निशाना बनाना। ये बहुत ही हौलनाक, बड़ा ही खौफनाक है। पहले ही दुनिया की मईशत हिलकर रह गई है। अब ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड को इसराइल ने निशाना बनाया। कहा जा रहा है जी अमेरिका की इजाजत से यह किया गया। अब इसके जवाब में ईरान ने वही किया है जो वो करता आ रहा है, यानी सऊदी अरब, यूएई, कतर, दीगर ममालिक में कह दिया है, अलर्ट जारी कर दिया है कि जी आपकी पेट्रोकेमिकल तंसीबात यानी पेट्रोल की, गैस की, जितनी भी यहां फील्ड्स हैं, उनके डिपो हैं, जो भी जगह है, जितनी भी इस तरह की फैसिलिटीज हैं, उन सबको हम निशाना बनाएंगे। इसके असरात पाकिस्तान जैसे मुल्क पर बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं, पूरी दुनिया पर असरात आ रहे हैं। पाकिस्तान ममालिक में है जो सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत ने कहा हमने सब्सिडी दी है, शायद एक हफ्ते के लिए ये मुश्किल काफी होगी, उसके बाद कितने अरब रुपया चाहिए होगा, क्या हुकूमत मजीद सब्सिडी दे सकेगी? फिर गैस का बहरान सर उठा रहा है। कहा जा रहा है 14 अप्रैल के बाद गैस नहीं होगी। कतर ने तमाम गैस पाकिस्तान भिजवाना बंद कर दी, पूरी दुनिया के लिए बंद कर दिया। हालात इस तरह के हो गए हैं। अगर वहां पर गैस फील्ड निशाना बनती है तो सोचिए क्या हालात होंगे। शायद कई साल लग जाएं इस जंग से निकलने में, इसके असरात से निकलने में। लेकिन अभी तो यह जंग रुकती नजर नहीं आ रही, बल्कि फैलती हुई दिखाई दे रही है। माजिद निजामी साहब मेरे साथ हैं, सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, राइटर हैं, कॉलम नवीस हैं, दानिश्वर हैं, और आयशा अंसारी एंकर पर्सन है, सहाफी हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। कुछ ही देर में सना मिर्जा साहब हमें ज्वाइन करेंगी, सीनियर सहाफी एंकर पर्सन है। माजिद भाई आपसे आगाज करते हैं। ये तो लग रहा है कि ये तो जंग पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई है, जब अब कहा जा रहा है दोनों तरफ से कि अब पेट्रोकेमिकल्स की तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। और अजीब बात यह है कि दुनिया का सबसे ज्यादा गैस पेट्रोल का जखीरा इन्हीं ममालिक में है जहां जंग छिड़ी हुई है। जी बहुत शुक्रिया उसामा गाजी साहब। ये बिल्कुल एक तशवीशनाक सूरत हाल इसलिए है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमलों से कम से कम जदीद वॉरफेयर में एक इत्मीनान ये था कि अवाम, तालीमी इदारे और जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो महफूज हैं। लेकिन अब ये जो दूसरा मरहला शामिल हुआ है कि जिसके अंदर खसूसन उन्होंने सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात की स्पेसिफिक नेम्स लिए हैं कि फलां फलां ऑयल रिफाइनरी जो है या जो उनकी तंसीबात है वहां से लोग दूर चले जाएं। उसकी वजह यह है कि चूंकि ईरान का इसराइल या अमेरिका पर डायरेक्ट हमला करना खासा मुश्किल है, तो वो तमाम इंस्टॉलेशंस जो खित्ते में मौजूद हैं, जो असर डाल सकती हैं अमेरिका की फैसला साजी पर, उनको अब हिट किया जा रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक गलत प्रेसिडेंट भी होगा। लेकिन जंग इस वक्त जिस नहज पर पहुंच चुकी है, तो इसके अलावा हमें कोई ऐसे ऑप्शंस भी नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि जो आबनाए हुर्मुज है वो पहले ही बंद है। उसके हवाले से मुख्तलिफ ममालिक जो है वो अपनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई। एक दो मुल्कों को जरूर हुई है, जिस तरह पाकिस्तान को हुई है, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था। इंडिया को हुई है। लेकिन ईरान ने जो कहा है कि जो उनकी गैस फील्ड थी जिस पे अटैक किया गया, कि वहां से उनके 40% जो मामलात हैं वो हैंडल किए जा रहे थे। तो अगर आप इतनी बड़ी जरब लगाएंगे तो उसके बाद फिर कायदे और कानून से ही जंग लड़ी जाएगी, ये सवाल फिर जो है वो मेरा ख्याल है इररेलेवेंट हो जाता है। और अब इस मरहले के अंदर पाकिस्तान खसूसन मुतासिर ज्यादा इसलिए हो सकता है कि हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं उसमें से 90% इम्पोर्ट्स जो है वो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत से हैं, जबकि एलएनजी हम कतर से लेते हैं। तो अगर हमारा 90% जो इम्पोर्ट बिल है फ्यूल का वो अंडर अटैक रहेगा और वो डिस्टर्ब रहेगा, तो हम ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान ईद के बाद खसूसन जो मंजरनामा बनेगा उसमें आवाम के ऊपर एक नई जो है वो महंगाई की कमर तोड़ किस्म की लहर जो है वो आएगी। अल्लाह रहम करे। आयशा, अभी जिस तरह से हमने देखा कि जिनके सिक्योरिटी हेड थे, सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी, उनको भी निशाना बनाया गया, तो ऐसे लगता है इसराइल जिसको चाहता है, जब चाहता है निशाना बना लेता है। लेकिन फिर भी ईरान की तरफ से एक डिफाइंस है, उनकी हिम्मत, उनका हौसला भी नहीं टूट रहा।
जबकि चुन चुन के उनके लोगों को, जिनको कहा जाता है जी फलां निशाने पे है, एक तो ये कमजोरी हमें नजर आती है ईरान की, लेकिन साथ उनकी डिफेंस भी है, लोग शहीद हो जाते हैं, वो फिर भी खड़े रहते हैं, वो कहते हैं जी हम लड़ेंगे। बिल्कुल उसामा, हम इस तमाम मामले में देख सकते हैं कि इसराइल जो है ना, उसको निगोसिएशन में इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर अली लारिजानी की जैसे आपने बात की, उनकी बात की जाए तो ईरान में ये वो वाहिद शख्सियत थे जो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर सकते थे। तमाम लीडर्स को तो अमेरिका ने शहीद कर दिया। ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो किसी हद तक मुज़ाकरात की तरफ आना चाहते थे, लेकिन इसराइल किसी भी सूरत मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं था। तो इसराइल की तरफ से प्रेशर डाला गया ट्रंप साहब पर कि अली लारिजानी को भी रास्ते से हटाया जाए। जबकि हम ये भी कह सकते हैं कि इनिशियली उनका टारगेट अली लारिजानी नहीं थे, लेकिन हमने देखा ये जो अभी गुज़श्ता दिनों वो बहुत ज्यादा वोकल हो गए, उन्होंने अपनी कौम को भी बहुत जगाना शुरू कर दिया। तो उनका जो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस बन गया था, उसकी वजह से इसराइल के अंदर भी थोड़ी बहुत किसी हद तक खौफ की लहर दौड़ी। तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले इनको रास्ते से हटाया जाए, उसके बाद वक्तन फवक्तन ये भी किया जाए कि आगे जाके अपनी मर्जी के कुछ जो अशखास हैं वो यहाँ पर नाफिज कर दिए जाएं, ताकि इसराइल किसी तरह इनडायरेक्टली ईरान में आके बैठ जाए और ये जो खित्ता है यहाँ पे अपनी मर्जी से कंट्रोल करे। और सबसे बड़ी बात उसामा, पाकिस्तान की जैसे अभी पहले बात हो रही थी, तो पाकिस्तान को इस वक्त अब एक तरह से थ्रेट भी है, क्योंकि हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है, दोनों साइड पर ही हमारी जंग छिड़ी हुई है। अभी गुज़श्ता दिनों अफगानिस्तान के साथ मामलात खराब थे और हमें पता है कि हमारा जो अजली दुश्मन है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो हमारा ये जो ईरान वाली साइड है, वहां पर अगर इसराइल आ गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और फाइनेंशियली तो पहले ही बहुत मुश्किलात हो रही हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी बंद है और तेल के जो मामलात हैं उनकी वजह से भी बहुत मुश्किलात हैं। तो पाकिस्तान को भी अब अपने जो मामलात हैं उनको मजीद ज्यादा बेहतर तरीके से देखना होगा। जैसे अताउल्लाह तारर साहब ने भी कहा था कि हम सालिसी की पेशकश कर सकते हैं, तो पाकिस्तान अपना रोल प्ले करे उस मामले में, ताकि हमारी अपने लिए जो प्रोटेक्शन है वो भी हो उस दौरान। सही। अच्छा माजिद, ये जो आयशा ने बात की, बड़ा अहम पहलू है इसराइल का, क्योंकि ये तो अमेरिका में भी लिखा जा रहा है और वहां पर बहुत इस पर बात की जा रही है इसराइल लॉबी के बारे में, लेकिन अब तो इस्तीफा आ गया उनके इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट के चीफ का, उस सेंटर के चीफ का, कैंट उनका नाम है। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिख दिया कि जी ये जंग हमारी तो है ही नहीं, ये तो इसराइल लॉबी की वजह से जंग हो रही है, ये सब उन्होंने लिखकर बताया, और ईरान की तरफ से हमें कोई फौरी खतरा नहीं था। अब हर उस शख्स को इसराइल निशाना बना रहा है जो मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं, या जिस तरह ये गैस फील्ड को निशाना बनाना है, यानी वो नेक्स्ट स्टेज पर जहां लगता है कि ट्रंप कहते हैं कि जी आए हम हुर्मुज को आप क्लियर करवाएं, हमारी मदद को आए, वहां से इनकार होता है। वो कहते हैं जी ईरानी कौम बड़ी जबरदस्त है, अभी वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रहे। यानी अगर ट्रंप कहीं कोई ऐसी बात करने भी लगते हैं, कोई इशारा देने लगते हैं, या ईरान की तरफ से कोई इशारा इस तरह का आता है, तो इसराइल जंग को अगले स्टेज पर ले जाता है, ऐसे लगता है। यानी इसराइल का इंटरेस्ट यह है कि जंग जारी रहे, जंग फैले, इसमें अरब ममालिक बिल्कुल इन्वॉल्व हो। तो अब खुश होगा कि अच्छा गैस फील्ड को निशाना बनाया, अब ईरान अटैक करे अरब ममालिक पर, उनकी गैस फील्ड को निशाना बनाए। तो इसराइल का तो इसमें मफाद नजर आता है कि जितनी जंग लंबी हो, जितने ये ममालिक आपस में टकराव में हो, लेकिन अमेरिका यहां से शायद निकलना चाहता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसलिए है कि 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी ये सवाल किया गया था कि क्या ऐसे हो सकता है कि अमेरिका अपनी विक्ट्री अनाउंस कर दे और इस मसले से निकल आए। तो ये सवाल बजाते खुद एक तंज भी था कि अभी तक आप अपने मकासद हासिल नहीं कर पाए, तो अब आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी जो है वो बनाते हुए एक मुश्किल पेश आ रही है। और इसमें जो दूसरा अहम नुक्ता है वो ये है कि इसराइल की जानिब से चूंकि इसको एक मजहबी रंग भी दिया गया है, और डोनाल्ड ट्रंप चूंकि वाइट सुप्रीमेसी के कायल हैं और फार राइट की एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो एक बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन बन गया है कि जिसमें इसराइली जो है वो अपने मजहबी अकायद को इस मामले में इस्तेमाल कर रहे हैं, और उधर से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं या जो क्रिश्चियंस हैं वो भी इस मामले का जो एक मजहबी रंग है उसको सामने लेके आ रहे हैं। तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड इसलिए है कि मजहब की बुनियाद पर पहले हम क्रूसेड का नाम तो सुनते होते थे, 9/11 के बाद हमने सुना, लेकिन उसके बाद एक खामोशी सी आ गई थी। तो अगर इसको हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अमेरिका और ईरान इसको इस नुक्ते से भी आगे लेके चलेंगे, तो फिर जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही। इसराइल का मामला इसलिए अहम है कि उसने
ईरान की जितनी भी आउट ऑफ द बॉर्डर प्रॉक्सीज थी, उनको यके बाद दीगरे कमजोर किया है या खत्म किया है, जिसमें हमारे सामने हमास की मिसाल है, हिजबुल्लाह की मिसाल है। जी। शाम के अंदर बिल्कुल ही जो है वो बशार अल असद वाइप आउट हो गए, तो उसके बाद उसका हौसला बढ़ गया। और जिस कैलकुलेशन की बेस पे वेनेजुएला में कार्रवाई की गई थी, कि जिसमें यह बताया गया था कि जी आपने प्रेसिडेंट को उठा लिया है और मुल्क पुरसकून रहा है और वहां से कोई मुजाहमत नहीं हुई, तो जब ये दो चीजों को रख के उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन बना के स्ट्रेटजी बनाई, तो वो ईरान के मामले में दुरुस्त साबित नहीं हुई। एक तो यहाँ पे आयतुल्ला की शहादत के बाद मामला खराब हो गया। वो तमाम लोग जिनको हम रिफॉर्मिस्ट कहते थे, जी। इस्लाह पसंद कहते थे, वो तमाम अपनी सोच तब्दील करते हुए कदामत पसंदों की तरफ वापस चले गए हैं। और दूसरा मामला ये हुआ है कि इसराइल का जो ख्याल था कि हमने चूंकि हमास को टैकल कर लिया, हिजबुल्लाह को मैनेज कर लिया है, जी। बाकी जगहों पे हमने जो है वो चीजों को मैनेज कर लिया, तो ईरान भी मैनेज हो जाएगा, तो वो भी नहीं हुआ। तो ये जो दो कैलकुलेशंस थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और ये यहाँ पे जो मिस कैलकुलेशन का मामला है, अब उसके लिए दोनों मुल्कों को एक एग्जिट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि $12 बिलियन का जो खर्च है, वो हम जैसे ममालिक को तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उनकी इकोनॉमी इस चीज को बर्दाश्त कर सकती है। तो यकीनन इसराइल के कहने पे मामला थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। बहरहाल एग्जिट स्ट्रेटेजी जो है वो इस वक्त दोनों मुल्कों को उसके हवाले से कोई वाजे मेरा ख्याल है कि डायरेक्शंस उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से जंग के तूल पकड़ने का इम्कान मौजूद है। एग्जिट स्ट्रेटेजी की आपने बात की, इस पे आयशा, उस पर मैं जाने से पहले एक बात कि जो आपने अफगानिस्तान की बात की कि वहां भी अब बॉर्डर पर जंग है। आज वज़ीर इत्तलात ने ऐलान किया कि हम आर्जी सीज फायर कर रहे हैं और ये 19 तारीख से यानी रात गए आज शुरू हो जाएगा और 24 मार्च तक ये होगा। और इसमें सऊदी अरब, कतर और यूएई, तुर्किया इन 3 ममालिक की तरफ से ये दरखास्त आई थी और हमने किया है। अब ये भी कह दिया गया है कि ऑपरेशन दोबारा शुरू हो जाएगा अगर कोई दहशतगर्दी का हमला हुआ। ये खुशाइंद है, यानी अगर यही ममालिक मजीद दबाव डालें तो शायद ये परमानेंट भी हो सकता है और पाकिस्तान का कम से कम एक बॉर्डर वहां तो कुछ बेहतरी आए, ताकि फिर पाकिस्तान पूरी तरह से तवज्जो ईरान वाले मामले पर दे सके, जितना किरदार अदा कर सके। क्योंकि ईरान ने बार बार 2 ममालिक की बात जरूर की है, उसमें रूस और पाकिस्तान। हत्ता कि उनके जो नए सुप्रीम लीडर उन्होंने भी कहा कि जी 2 ममालिक की तरफ से कोशिशें की गई हैं जंग बंदी की, हम उसको सराहते हैं, लेकिन अभी हम बदला लेंगे क्योंकि हमारे बहुत लोग मारे गए हैं। तो इस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट कही है। लेकिन ये जो मालिक 2 ममालिक अगर आर्जी जंग बंदी करवा सकते हैं तो परमानेंट भी तो हो सकता है। और कतर में मौजूद सफीर का आज बयान था अफगानिस्तान के कि जी हम पाकिस्तान को लिख कर देने को भी तैयार है। पहले कभी उन्होंने कहा कि जी हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये कुछ तो पॉजिटिव चीजें कुछ नजर आ रही हैं। शायद अफगान रजीम को एहसास हो रहा हो कि इस जंग का फायदा नहीं है, कब तक हम इन दहशतगर्दों को पनाह देते रहेंगे या इनका साथ देते रहेंगे और अपने लोगों का नुकसान करते रहेंगे। बिल्कुल उसामा, ऐसे ही है कि अब दुनिया को भी इस बात का यकीन होता जा रहा है कि जंग में सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। और जो ममालिक जो सालिसी का किरदार अदा कर सकते थे, और जिस तरह से आपने भी बात की कि अभी कुछ बहुत अहम स्टेटमेंट्स आई हैं सालिसी का किरदार अदा करने में, और अफगानिस्तान को भी आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज होना शुरू हो गया है कि उनका अपना भी नुकसान है और खित्ते की तबाही है इसके अंदर। तो मुझे भी थोड़ी बहुत उम्मीद है कि जो बाकी ताकतें हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता जाग जाएंगी। हम अगर ओवरऑल जो ईरान सिचुएशन है उसके हवाले से बात करें तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसमें जब ईरान पर अटैक करने की बारी थी तो स्पेन ने जो अपनी जो एयर बेसेस हैं वो नहीं दी अमेरिका के कहने पर। उन्होंने कहा कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। जर्मनी भी बैक ऑफ हो गया कि नहीं, नेटो की तो ये जंग नहीं है। तो कुछ वेस्टर्न फोर्सेस को भी इस हवाले से इदराक हो रहा है इस बात का कि इसमें सिर्फ और सिर्फ तबाही है। और जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे भी जो ममालिक हैं उनको भी इस बात की काफी हद तक जो है उनको भी यकीन है, उनको भी इस हवाले से नो हाउ है कि इसमें हमारा अपना भी नुकसान है, इसमें खित्ते का भी नुकसान है। पाकिस्तान अगर थोड़ी और कोशिश करे तो और अच्छी तरह सालिसी का किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि इस वक्त हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी आपको दोनों साइडों से सिक्योर करें, अफगानिस्तान वाली साइड पर भी, ईरान वाली साइड पर भी। और इस वक्त हम सब दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर भी दिखाई दे रही हैं कि पाकिस्तान का क्या रोल होगा इसमें। अच्छा माजिद साहब, ये जो आपने एग्जिट स्ट्रेटेजी की बात की वो क्या हो सकती है? क्योंकि अभी आयशा ने जिस तरफ बात की कि आपने हुर्मुज़ के लिए ट्रंप कह चुके हैं कि जी दीगर ममालिक आए, नेटो ममालिक में से कोई नहीं आया, ना फ्रांस ना जर्मनी।
बरतानिया, जापान, कोई एक मुल्क आप ले लें कि जो हमेशा साथ होते थे अमेरिका के, कोई भी वो करते थे इराक में या कहीं भी कार्रवाई करनी होती थी हमेशा साथ होते थे, कोई एक भी नहीं आया, कोई एक किसी भी तरह से कि जी आए हम खाली करवाते हैं, जी आपने हरमुज़ सिक्योर करते हो, कहते हैं जी हम तो नहीं आ रहे, जब हो जाएगा तब आएंगे, स्टेटमेंट दी है। और ट्रंप ने यहां तक कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का मजाक उड़ाया, बाकायदा झुकते हैं उनको कहीं, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे हो, कह रहे जी हमने पहले बड़ा भुगत लिया है, हम तो नहीं आ रहे, आपने जो करना है कर लें। बल्कि कह रहे हैं जी ट्रंप तो बदमाश है इलाके का, उनकी पार्लियामेंट में बात हो रही है कि उन्होंने पूरी दुनिया का एक बदमाश पैदा किया हुआ है ट्रंप ने खुद को, और वो इस तरह चीजों को लेकर चल रहे, हम नहीं आ सकते। तो ये एग्जिट स्ट्रेटजी फिर क्या हो सकती है? क्या इसी तरह अमेरिका इसराइल हमले करते रहें, ईरान के हलाकतें होती रहें, उनके लोग जाँ बाग शहीद होते रहें और वो डिफेंस दिखाते रहें? क्योंकि कमजोरी तो ईरान की भी कहीं ये नजर आती है कि उनकी लीडरशिप ठीक है, बहादुरी अपनी जगह है, दलेरी अपनी जगह है, लेकिन ऐसे लगता है कि वो बड़े इजी टारगेट है। चाहे वो सुप्रीम लीडर थे, वो ठीक है अपने घर थे, लगता है कि वो तो अब खबरें आ रही है कि वो इस चीज के लिए तैयार थे, वो कहते थे ठीक है कि मेरी शहादत से कम से कम यह है कि कौम में एक जोश जज्बा भी आएगा, सारे इकट्ठे भी हो जाएंगे, वो हुआ। लेकिन अली लारेजानी है, अगर इस तरह सारी लीडरशिप को कर दिया तो और हार्ड लाइनर्स आ जाएंगे। ये भी एक मसला है इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए, लेकिन ईरान का नुकसान तो हो रहा है इसमें। जी बिल्कुल, आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि आज से पहले अफगानिस्तान का मामला हो या इराक पर हमले का मसला हो, उसमें हमने ये चीज नोटिस की है कि अक़वाम मुत्तहिदा का कहीं ना कहीं सहारा लिया जाता था। सिक्योरिटी काउंसिल में कोई टूटी फूटी करारदाद आती थी, एक लेजिटिमेसी हासिल करने की कोशिश की जाती थी कि देखें जी अक़वाम मुत्तहिदा से ये करारदाद आई है, सिक्योरिटी काउंसिल ऐसे कर रही है। इस दफा मामला ये है कि इन तमाम चीजों का कोई तकल्लुफ नहीं बरता गया और बड़ा ओपनली इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट किया गया। दूसरा मामला यह है कि यूरोप के हवाले से जो मसाइल अमेरिका के और उनके चल रहे थे ग्रीनलैंड को लेकर स्पेशली, उसमें यूरोप को इस चीज का बहरहाल एहसास हुआ कि अमेरिका के साथ हमारे वो ताल्लुकात नहीं हैं और हमें अमेरिका के साथ किस हद तक आगे जाना है। तीसरा नुक्ता यह था कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन अलाइज हैं, मिसाल के तौर पे सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, उन पे हमले हुए हैं और उसके बाद अमेरिकन का जो रिस्पांस था जिसमें उन्होंने प्रायोरिटी इसराइल को दी है और एक सेकंड प्रायोरिटी पे वो इन ममालिक को लेके गए हैं, तो उससे भी दुनिया में एक ये सोच आई है कि आपका जो डिफेंस है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है, आप उसको आउटसोर्स नहीं कर सकते, फैंसी मशीन्स के सहारे किसी और के जिम्मे पे नहीं डाल सकते। तो ये दो तीन ऐसी चीजें हैं कि जिसकी बुनियाद पे जो सदर ट्रंप हैं उनको इसमें हमायत नहीं मिल रही। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के जिस तरह वो बात करते हैं कि जी यहाँ पे गजा की तरह एक पीस बोर्ड में बनाऊंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि जी जिसमें हमारे जो कॉवर्ट सो कॉल्ड अलाइज हैं, नेटो फोर्सेस, वो उनको मैं वेलकम ही नहीं करता। तो इस तरह की बातों से तो ये लग रहा है कि इस दफा उनको वो अवामी हमायत नहीं मिल रही या एटलीस्ट हुकूमतों की हमायत नहीं मिल रही। अब इसमें दूसरा मसला जो है वो ये है कि ईरान का रिस्पॉन्स क्या मैटर करता है जी। अली लारेजानी का और दीगर लीडरशिप की जो आपने बात की है वो इसलिए भी वाज़ेह है कि वहां पर जो इस वक्त सीनियर लीडरशिप है या जिसको हम फर्स्ट ईयर लीडरशिप कहते थे वो वाइप आउट हो चुकी है। ये बात दुरुस्त है कि ईरान ये कहता है कि हमने अपने जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ क़यादत के ओहदेदारों को हदायत दी हुई हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर लीडरशिप हमारे पास मौजूद है, हमने जो अपना निज़ाम है उसको डिसइंटीग्रेट किया हुआ है, उसको डिसेंट्रलाइज किया हुआ है। लेकिन ईरान को भी इस वक्त एक ऐसी क़यादत की जरूरत है जो ईरान को इस मसले से निकाले, और वो इसी तरह निकाल सकती है कि जिसमें वो ग्लोबल पावर्स को, चाइना को, इसी तरह रशिया को इन्वॉल्व करें और उनके जरिए इस मसले का हल निकालें। तो दोनों साइड्स के अपने अपने मसले मौजूद हैं और सबसे बड़ा मामला यही होता है कि जब आप दोनों साइड्स के प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं तो फिर तशवीशनाक सूरत हाल ये होती है कि विनिंग पोजीशन में कोई नहीं आ रहा। तो जब विनिंग पोजीशन में नहीं आते तो उसका मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्रोलॉन्ग करेगा, और जब वो प्रोलॉन्ग करेगा तो उसका रिजल्ट कुछ भी निकल सकता है। हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा है कि जापान के साथ जो हुआ उसमें डिफरेंट जो एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जंग का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, जिसकी वजह से उसका नतीजा निकालने के लिए फिर न्यूक्लियर वॉर जो है वो शुरू हुई।
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ईरान का मामला भी यही है कि चूंकि अमेरिका के पास इस वक्त एक वाज़ेह एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं है, जी तो जंग के फैलने का, जंग के मजीद इस सिचुएशन के खराब होने का खतरा ज्यादा है। ठीक। इस पर हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि चूंकि एग्जिट स्ट्रेटजी कोई नहीं है, माजिद निजामी साहब कह रहे हैं, तो क्या हो सकता है? क्या बूट्स ऑन द ग्राउंड अमेरिका को अपने फौजी भेजने होंगे, वो भी बहुत ज्यादा खतरा है, या इंतजार किया जाएगा इसी तरह बमबारी करते रहे और ईरान की इकोनॉमी को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, तेल गैस जिस पर सबसे ज्यादा ईरान का इन्हिसार है, उसको इस हद तक तबाह कर दें, इस हद तक तबाह कर दें कि लोग ही वहां पर जो मौजूदा निजाम है उसके खिलाफ खड़े हो जाएं? क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा? अभी तक नहीं हो सका। इस पर हम मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ईरान अमेरिका इसराइल जंग फैलती हुई नजर आ रही है, कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही जंग किस तरह से रुकेगी। अभी तक तमाम कोशिशें नाकाम हुई हैं, कहीं नजर नहीं आ रहा कोई मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। अगरचे खबरें थी कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ है ईरान और अमेरिका के दरमियान, लेकिन आयशा जो बात आपने की थी कि इसराइल की एक अलग सोच नजर आती है कि वो तो जंग जारी रखना चाहते हैं, जो कोई भी शख्स ऐसा नजर आता है या कोई सूरत नजर आती है कि जहां पर हमें लगे कि जंग रुक सकती है या मजीद फैलने से इसको रोका जा सकता है, तो इसराइल उसी चीज को टारगेट कर देता है। तो क्या इसराइली लॉबी ये पीछे हटने देगी जिसने ट्रंप को अगर धकेल दिया है, जो उनके खुद एक स्टाफ के एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर, जो उनके डिपार्टमेंट के हेड थे, इंसदाद दहशतगर्दी के हेड, वो इस्तीफा देते हुए कहते हैं कि जी इसराइली लॉबी का किया है, हमें तो कोई थ्रेट नहीं था। तो वो तो इसराइल लॉबी अब भी बड़ी स्ट्रांग है, तो वो शायद ट्रंप को नहीं निकलने देगी। जिस तरह माजिद निजामी साहब ने कहा कि शायद $12 अरब के लिए इतना मसला नहीं है, मसला ये होगा कि आगे मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में आ सकते हैं, अपने लोग खिलाफ हो सकते हैं और इस्तीफे आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप पीछे हटने की पोजीशन में है या इसराइल लॉबी इतनी स्ट्रांग है? बहुत सी खबरें ये भी आई, एप्स्टीन फाइल्स में भी उनका नाम है, शायद उस प्रेशर में उन्होंने ये कर दिया है। तो जो भी हो, क्या इसराइल इस वक्त वो कहते हैं कॉलिंग द शॉट्स, उसके हाथ में है सब कुछ कि जी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरफ लेकर जाना है, जंग रोकनी है नहीं रोकनी, ये इसराइल के हाथ में है? बिल्कुल उसामा, हमें ऐसे ही लगता है कि इसराइल किसी तरह भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जब इनिशियली ये मामला शुरू हुए थे, जब अटैक किया गया था, तो हमें यही लगा था बज़ाहिर कि ट्रंप ने जो एप्स्टीन फाइल के मामले से बचने के लिए जो है वो जल्दी जल्दी में अटैक कर दिया ईरान पर, ताकि ध्यान हटे उस हमले उस सारे मामले से। जी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें ये पता चला कि ट्रंप जो हैं वो तो किसी हद तक जंग के मुखालिफ हैं, वो तो चाह रहे हैं कि नेगोशिएशन भी किए जाएं, लेकिन इसराइल ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब सबसे बड़ा ये जो इस्तीफा आया है, अमेरिका के अपने अंदर से आवाजें तो पहले ही उठ रही थी, लेकिन जो केंट के इस्तीफे ने तो अमेरिका और जो सदर ट्रंप है उनको बहुत बड़ी सुबकी से दो चार कर दिया है। उसके बाद भी ट्रंप को कोई असर नहीं हो रहा और उनकी रेपुटेशन अमेरिका में ही नहीं पूरी दुनिया में कितनी खराब हो रही है। जो आम आदमी की आवाज तो उठ ही रही थी, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी इदारे के सरबराह का इस्तीफा दे देना, उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप को थोड़े से होश के नाखून ले लेने चाहिए थे, लेकिन उनको अभी भी कोई अक्ल नहीं आ रही है। तो जैसे आपने कहा ना कि इसराइल लॉबी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है कि कुछ भी कर लिया जाए वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आने वाले दिनों में मुझे तो यही नजर आ रहा है कि ट्रंप जो है वो एक तरह से इसराइल के हाथों में पपेट बने हुए हैं और उनको इस वक्त अमेरिकन इंटरेस्ट की कोई परवाह नहीं है। उनको सबसे ज्यादा परवाह है तो इसराइल इंटरेस्ट की परवाह है। जैसे जो केंट भी इस्तीफा देते हुए यही कह गए थे कि अमेरिका को कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है ईरान से। तो ट्रंप ने उसके ऊपर उन पर भी जुमला कस दिया कि जो केंट जो है वो कमजोर आदमी था, तो उसको तो ईरान थ्रेट ही नहीं लग रहा था, तो उसको ना अमेरिका के इंटरेस्ट की इतनी परवाह है, ना ही उसको कोई नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से इतनी कोई नो हाउ है। तो ट्रंप ने तो अपने अंदर के ही जो शख्स हैं उन पर ही ऐसे इल्जाम तराशी कर दी, तो उनको कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा और इसराइल भी पीछे हटता नहीं दिखाई दे रहा। माजिद निजामी साहब, मैं इस बारे में पढ़ रहा था कि इस वक्त एक टारगेट मेन है जी रजीम चेंज हो जाए और एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो अमेरिका इसराइल को सूट करती हो। लेकिन ये सब ऑन पेपर तो जाहिर लगता है कि अच्छा ऐसा हो जाएगा, लेकिन खाना जंगी होगी उससे पहले, ये बड़ा वाजे है अगर ऐसा होता भी है तो। और उसके बाद पता नहीं किस तरह के लोग आए और पूरे खित्ते में, यानी उसके असरात खलीजी ममालिक में जाएंगे, अरब ममालिक में जाएंगे, जहां इस वक्त तो एक इकोनॉमी सफर कर रही है ना, जहां पर उनकी तनसीबात अंडर अटैक हैं, फ्लाइट्स आन जा नहीं रही, ड्रोन्स ईरान की तरफ से आ रहे हैं, सबसे ज्यादा मुत्तहिदा अरब अमारात मुतासर है, कहते हैं उनकी रेपुटेशन बर्बाद होकर रह गई है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता खाना जंगी होती है तो ये तो नहीं होगा कि इसके असरात हमसार ममालिक में नहीं जाएंगे, वहां भी ग्रुप्स की शक्ल में ये चीजें फैल सकती हैं और फिर इनको रोकने में दिहाइयां लग जाती हैं। हमने माजी में यही देखा है, चाहे लिबिया हो, शाम हो, तो वो मुल्क उससे निकल नहीं पाते फिर।
जी, सारे मामले में मेरी एक इख्तलाफी राय है, और वो ये है कि ईरान के इशू में ये चीज सेटल इसलिए नहीं हो पा रही कि वहां पर किसी क्रेडिबल ऑपोजिशन की प्रेजेंस मौजूद नहीं है। अफगानिस्तान में या इराक में जब हमला किया गया था, तो इराक में कुर्द थे, वहां पे इराकी शियाज थे जो सद्दाम हुसैन से परेशान थे। फिर इस तरह अफगानिस्तान में शुमाली इत्तेहाद का कमांडर अब्दुल्ला का, अहमद शाह मसूद वगैरह के डिफरेंट ग्रुप्स थे, और कई सूबों के अंदर ऐसे लोग थे कि जो वहां पे तालिबान को रिप्लेस कर सके। ईरान का मामला ये है कि ईरान में जो मेजॉरिटी थी वो कंजर्वेटिव लोगों की ही थी, जो मजहबी रुझान रखते थे, और उनके अंदर दो ग्रोह थे जिसको हम रिफॉर्मिस्ट कहते हैं, कि जी ये इस्लाह पसंद हैं, और दूसरे जो है वो कदामत पसंद थे। तो वो जो तकसीम थी उसके अंदर हम ये जो करंट प्रेसिडेंट है मसूद, इनको, अहमदी नजाद को, बाकी एक दो लोगों को उसमें काउंट करते थे कि ये वो लोग हैं जो इस्लाह पसंद हैं, जो चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हों, और वो जो एक टिपिकल मजहबी सोल्यूशन है उससे आगे बढ़ के काम किया जाए। अब जब से आयतुल्लाह की शहादत हुई है उसके बाद से वो जो डिवाइड गहरी होनी चाहिए थी उसका एक उल्टा असर ये हुआ है कि वो जो रिफॉर्मिस्ट और कंजर्वेटिव्स थे वो एक हो गए हैं, और तीसरी जानिब कोई क्रेडिबल ऑपोजिशन मौजूद नहीं है। रजा शाह पहलवी के जो बेटे हैं उनकी प्रेजेंस बिल्कुल ऐसी है कि जैसे मेरा ख्याल है आटे में नमक की मिसाल भी कोई इतनी मौजू नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। उनकी ग्राउंड के ऊपर ऐसी प्रेजेंस नहीं है। तो जब आपके पास ग्राउंड के ऊपर उस मुल्क के अंदर ऐसी फोर्सेस नहीं है जो रेजिस्ट कर सकें या मौजूदा रिजीम को रिप्लेस कर सकें, तो फिर उसके अंदर ये पूरी की पूरी कहानी जो है ये इररेलेवेंट हो जाती है। और इसी वजह से ईरान की जो रेजिस्टेंस है उसमें एक चीज बिल्कुल समझ आती है कि जिस तरह से ये जो आज से एक वॉरफेयर में तब्दीली आई है कि ऑयल रिफाइनरीज की, इंडस्ट्रियल सेटअप्स के ऊपर हमलों की बात हो रही है, तो मिडिल ईस्ट की जानिब से अमेरिका के ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड किया जाए कि आपकी जंग में हमें एक नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है, हमें अपनी परसेप्शन मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, हमें अपने आप को रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो मिडिल ईस्ट के प्रेशर की बुनियाद के ऊपर तो कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी बन सकती है, लेकिन ईरान के अंदर अगर ये इंतजार किया जाए कि ये रिजीम चेंज होगा, कोई अपोजिशन जिंदा होके सामने आएगी, तो मेरा ख्याल है कि वो तो दीवाने का ख्वाब ही है। सिर्फ मिडिल ईस्ट के जो मुल्क हैं वो अमेरिका को और इसराइल को प्रेशराइज कर सकते हैं कि आपके इस एडवेंचर की वजह से हमें एक कॉस्ट पे करना पड़ रही है, और जब तक वो कॉस्ट हम पे करेंगे उस वक्त तक वो जो एक दुबई का और एक यूएई का, कतर का, सब ममालिक का एक इंप्रेशन था, या उन्होंने अपनी एक परसेप्शन बनाई हुई थी कि ये नीट एंड क्लीन पीसफुल जगह है, यहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, एक फियरलेस सोसाइटी है, तो वो सारे के सारे इमेज जो है वो खराब हुए। तो जो मुझे हल लगता है वो ये है कि मिडिल ईस्ट की जानिब से अगर कुछ किया जाएगा तो इस जंग का कोई हल निकल सकता है। वहां से तो शायद प्रेशर आ रहा है। मैं इस पर माजिद भाई आपकी दोबारा राय जानूंगा कि 3,000 अरब डॉलर के लगभग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, कुछ की थी इन ममालिक ने, और अब ये खबरें रॉयटर्स से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स हर कोई इसको लिख रहा है कि जी अब सोचा जा रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, दीगर फाइनेंशियल टाइम्स सब लिख रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि जी हम क्या करें, अब इन्वेस्टमेंट निकालें, क्योंकि उस तरह से तो हमें अमेरिका बचा नहीं सका, दिफा नहीं कर सका, ज्यादा उनके इंटरेस्ट इसराइल के साथ अभी भी हैं। लेकिन आयशा, इसमें ईरान की सलाहियत खत्म नहीं हो रही, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि जी अब वो कागज का शेर रह गए हैं, हमने उनकी सलाहियत खत्म कर दी है, माइंस बिछाने की सलाहियत समंदरों में खत्म कर दी है, फजा में कुछ नहीं कर सकते, आपने हुर्मुज़ जो है बस वो आए और आप खुलवा लें। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, कोई भी आने को तैयार नहीं है। बाकी ममालिक के पास भी तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होंगी, खतरा तो होगा। अमेरिकन जो सबसे बड़ा जहाज था वो भी आग लगने की वजह से वापस चला गया। तो जो ईरान की रेजिस्टेंस है या उनकी सलाहियत है वो कम शायद जरूर हुई होगी ड्रोन्स भेजने की, मिसाइल भेजने की, लेकिन खत्म नहीं हुई इन तमाम हमलों के बाद भी। और अभी भी अगर हम देख रहे हैं कि गैस फील्ड को निशाना बना दें, मतलब 5,000 पाउंड का बम गिरा दें, जो उन्होंने सुरंगें बना रखी हैं वहां तक तो रसाई नहीं हो रही, और बूट्स ऑन द ग्राउंड तो सवाल ही लगता है पैदा नहीं होता, क्योंकि अफगानिस्तान के बाद उससे पहले वियतनाम, अमेरिका ये कभी भी रिस्क नहीं लेगा कि अपने यहां पर फौजी भेजेगा। कोई ईरान ने तो ऐलान किया हम तो इंतजार कर रहे हैं, उनके वजीर खारजा कह चुके हैं कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, अमेरिका अपने फौजी जरा ईरान में भेजे तो सही।
बिल्कुल उसामा, आपने दुरुस्त कहा कि ईरान की सलाहियत हमें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। हाँ, हम मिलिट्री एतबार से अगर देखें तो कह सकते हैं कि अमेरिका की जो फौज है वो दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर फौज है। लेकिन ईरान ने इस जंग के दौरान ये साबित करके दिखाया कि इस ताकत से बड़ी भी एक ताकत होती है। ईरानियों के अंदर जो है वो शहादत का जज्बा मौजूद है, वो मौत से डरने वाले लोग नहीं हैं। और अगर हम स्ट्रैटेजिकली भी देखें तो जी अपनाए हरमोज को जब बंद किया गया ईरान की जानिब से, तो ईरान ने फिर चाइना को ये दावत दी कि आप युआन में तेल खरीद लीजिए, जबकि अमेरिका ने सब पर एक तरह से ये पाबंद किया हुआ था कि डॉलर के अलावा तो आप जी तेल खरीद ही नहीं सकते हैं। तो जी उस तरह से भी ईरान ने अपनी एक ये स्ट्रेटेजी भी दी है कि हम जहनी एतबार से हम आपसे फाइनेंशियल जंग भी कर सकते हैं, और उनके अंदर क्योंकि शहादत का जज्बा भी मौजूद है और जी मौत से नहीं डरते हैं वो लोग, तो उनको उस चीज ने भी उनको अंदर से स्ट्रांग बनाया। बल्कि अमेरिका ने जैसे सोचा था, इसराइल ने सोचा था कि इन पर हम ये चंद अटैक्स करके इनको बिल्कुल ही बैकफुट पे कर देंगे और ये पीछे हट जाएंगे, बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, इनका कोई नामो निशान नहीं रहेगा, तो वैसा हम्म, नहीं हुआ। बल्कि जैसे अभी माजिद निजामी साहब ने भी कहा कि जो अंदर कुछ प्रोग्रेसिव फोर्सेस थी और जो जी प्रोटेस्ट चल रहे थे गुज़िश्ता दिनों, जो अनरेस्ट चल रहा था, तो वो जो दो डिफरेंट ग्रुप्स थे वो भी इस मौके पे हमें एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो दुश्मन है वो ताकत के एतबार से तो ज्यादा है, लेकिन शायद अक्ल के एतबार से इतना वो हम्म आगे नहीं है। और हम उस दुश्मन के खिलाफ एक हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद इस वक्त सिर्फ अपने मुल्क की सॉवरेनिटी है। हम्म। माजिद निजामी साहब, ये जो अली लाला रजानी की बात की जाती है, इंतहाई पढ़े लिखे आदमी, किताबें लिख चुके, फिलोसोफर, और यानी उनकी स्टडीज वेस्ट में पढ़ी जाती थी और कहते हैं बड़े सलाहियत वाले आदमी थे। जब आप इस तरह के शख्स को माइनस करते हैं तो उस कौम का तो नुकसान है। फिर आप बात किससे करेंगे? आप जिस तरह कह रहे हैं कि रजीम चेंज का उस तरह चांस अभी नजर ही नहीं आता, कोई खाना जंगी या दूसरी तरफ को अपोजिशन नहीं है, तो फिर ऐसे लगता है कि नुकसान बर्दाश्त करने की सलाहियत ईरान में कहीं ज्यादा है इस वक्त बाकी ममालिक की निस्बत, क्योंकि दिहाइयों से उन पर इकोनॉमिक सैंक्शंस थी, खुराक का इंतजाम ज्यादातर वो खुद कर रहे हैं, असला अपना खुद तैयार कर रहे हैं। बाकी भी आप देख लीजिए, यानी एक तरह से खुद को फील हो गए, गुर्बत जरूर, महंगाई जरूर, मुश्किलात जरूर, लेकिन एक आदत भी तो उनको हो जाती है। कोई नुकसान तो उनका हजारों जानों का हुआ है, माली नुकसान भी उनका ज्यादा हुआ है, लेकिन बर्दाश्त भी उनकी बाकी से ज्यादा नजर आ रही है। और आप जिस तरह बता रहे हैं कि खलीजी ममालिक की साख का तो बेड़ा गर्क हो गया इस सारे जंग में। जी बिल्कुल, अली लारिजानी का जाना बिल्कुल ईरान के लिए एक अहम नुकसान है। हम्म, ईरान ये बात जरूर कह सकता है, जिस तरह उन्होंने दावा किया कि हमारे पास मुख्तलिफ लेवल के लीडर्स मौजूद हैं जो क़यादत को संभाल लेंगे, लेकिन बहरहाल तजर्बाकार अफराद के जाने से एक स्ट्रेटेजी को नुकसान भी होता है। उसकी वजह यह बिल्कुल कि ठीक। दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर अली लारिजानी जो है वो इन्वॉल्व थे। एक तो यह कि वो 10 से 12 साल वहां की पार्लियामेंट के स्पीकर रहे थे, तो वहां के निजाम के हवाले से उनकी बड़ी गिरफ्त थी। दूसरा यह कि ये न्यूक्लियर पावर के इशू के ऊपर जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं पिछले 20 से 25 साल में, उसमें अली लारिजानी एक बड़े इंपॉर्टेंट फिगर थे कि जिन्होंने मुज़ाकरात की टेबल पर दुनिया के तमाम ममालिक से बातचीत की है। तो इसलिए ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो अभी चलने हैं। जी मिसाल के तौर पे गवर्नेंस में ईरान कौन सा लीडर लेके आएगा, और सेकंडली ये कि उन्हें एक अच्छा मुज़ाकरात कार भी चाहिए हम्म कि जो दुनिया के साथ टेबल के ऊपर बात कर सके। अब इसमें हम्म देखना यह कि क्या ईरान जिस तरह दावा कर रहा है, क्या उनके पास हम्म उसी तरह हम्म इंटेलेक्चुअल्स, कुछ ऐसे ब्रेन्स मौजूद हैं जो उसकी जगह लेंगे और एक अच्छी डील बना पाएंगे? क्योंकि बहरहाल एक अल्टीमेटली इसका रिजल्ट तो टेबल पर ही निकलना है। तो हम्म ये बात दुरुस्त है कि ईरान ये दावा तो करता है कि जी उनके पास मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, लेकिन क्या वो इनको रिप्लेस कर पाएंगे और अपनी परफॉर्मेंस के जरिए कोई बेहतर रिजल्ट ईरान के लिए ले पाएंगे? ये बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क है। हम्म और इसी की बुनियाद पे अमेरिका की जानिब से जो कहा जा रहा है, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि एटलीस्ट उन्हें ये पता है कि वो तमाम लोग जो पिछले 20 से 30 साल में चीजों में इन्वॉल्व रहे थे इंटरनेशनली, वो आहिस्ता आहिस्ता मंजर से हटते जा रहे हैं। तो ये ईरान के लिए एक सेटबैक तो है। अब देखना यह है कि जो रिप्लेसमेंट्स हैं वो किस तरह से इशू को टैकल करती हैं। तो ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि वो लोग अपने आप को इस पूरे ग्लोबल ऑर्डर के साथ, नए मुज़ाकरात के साथ सिंक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
तो ये अब उनकी जो नई क़यादत है वो तो 2 से 4 महीने में उनके इक़दामात ही ये फैसला करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, और मोहतरमा आयशा अंसारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जिस तरह जंग फैल रही है, आने वाले दिनों में देखना है कि दोनों तरफ से किस तरह के लोगों को सामने लाया जाता है। क्या जंग में एग्जिट स्ट्रेटजी कोई नज़र आती है, क्योंकि आगाज़ अमेरिका और इसराइल की तरफ से हुआ था। ईरान इस लिहाज से पीछे नहीं हट रहा कि वो अपनी सलाहियत ख़त्म करने को तैयार नहीं है कि जी हम अपने मिसाइल प्रोग्राम पर नेगोशिएट कर लेते हैं, आप जो कहते हैं हम कर लेते हैं, गवर्नमेंट आपकी तरह की ले आते हैं, ताकि सुप्रीम लीडर भी जिस तरह ट्रंप कह रहे थे मुझसे पूछ के नहीं रखा गया या मुझे इसमें शामिल नहीं किया, इस तरह कर लेते हैं। इस तरह की कहीं वो कोई बात करने को तैयार नहीं है। अभी तक यह है कि सिर्फ ईरान को डटे रहना है, खड़े रहना है, और अगर किसी भी सतह पर मुज़ाकरात होते हैं तो वहाँ उसकी यही बड़ी जीत समझी जाएगी। अभी भी ईरान की तरफ से उनके वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि हम हर वक्त बात करने को तैयार हैं, लेकिन हमें यकीन दिलानी चाहिए कि दोबारा इस तरह कभी भी ये नहीं कि किसी भी वक्त जिसका दिल चाहे हम पर जंग मुसल्लत कर दे। बाकी हम बिल्कुल तैयार हैं बातचीत के लिए, मगर अभी तक बात तो दूर की बात है, हमें ये लगता है कि अभी जंग मजीद फैलेगी, और फिर शायद जब नुकसान इस हद तक हो जाएगा, जिस तरह माजिद निज़ामी साहब ने कहा कि खलीजी ममालिक कहेंगे कि बस अब और नहीं, मजीद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अमेरिका पर इतना प्रेशर डलेगा और वो फिर पीछे हटेगा, तो फिर मजबूरन इसराइल को पीछे हटना पड़ेगा। इसके अलावा अभी तक नज़र नहीं आ रहा कोई हल कि ये जंग बंद हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।